ये जो 3 साल थे हमारे, बड़े मुश्किल साल गुजरे हैं। पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे बड़ा, जिसको खसारा कहते हैं, डेफिसिट करंट अकाउंट का, तकरीबन 20 अरब डॉलर का डेफिसिट था। इतना बड़ा। सऊदी अरेबिया, यूएई और चाइना उस वक्त हमारी ये ना मदद करते, IMF को पास जाना पड़ा, पैसे नहीं थे हमारे पास, और वो फिर शराइत लगा देता कि मेरे पैसा वापस करने के लिए आपको बिजली भी महंगी करनी पड़ेगी, आपको रुपए की कीमत गिरानी पड़ेगी, आपको टैक्स लगाने पड़ेंगे। तो हम उस मुश्किल वक्त से साल के बाद निकल ही रहे थे कि कोरोना आ गया। हम जब आए थे तकरीबन 20 अरब डॉलर का खसारा था। आज वो खसारा 3 साल के बाद 20 अरब डॉलर से 1.8 अरब डॉलर पर रह गया। हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जब हम आए थे तो पूरे मिला के 16.4 अरब डॉलर था, और आज माशाल्लाह हमारे 27 अरब डॉलर पर रिजर्व चले गए। हमारी टैक्स कलेक्शन जब हम आए थे तो 3,800 अरब थी, आज वो पहुंच गई है 4,700 अरब पे हमारी टैक्स कलेक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि PTI हुकूमत के 3 साल बड़े मुश्किल थे। वज़ीर आज़म बना तो कहा मुश्किल वक्त है, घबराना नहीं। साबक हुकूमत 20 अरब डॉलर का तारीखी खसारा छोड़कर गई। इक़्तिदार संभाला तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था। सऊदी अरब और चीन मदद ना करते तो बहुत मुश्किल होती। पैसे न होने की मजबूरी पर IMF के पास जाना पड़ा। IMF की शराइत पर चलने से अवाम को मुश्किलात होती हैं। 10 अरब डॉलर की चोरी रुकती तो IMF से कर्जा ना लेना पड़ता। आज करंट अकाउंट खसारा 1.8 अरब डॉलर है। आए तो ज़र मुबादला के ज़खायर 16.7 अरब डॉलर थे, आज 27 अरब डॉलर हैं। मुल्क मकरूज़ था, हमने हुकूमती अखराजात कम किए। मेरे तमाम अदाद शुमार इसहाक डार वाले नहीं, असल हैं। 10 साल बाद 18% इंडस्ट्री में इजाफा हुआ। मुल्क भर में सीमेंट की 42% सेल्स बढ़ी, गाड़ियों की 50% सेल्स बढ़ी। मतलब लोग खुशहाल हो रहे हैं। ज़रूरी शोबे में किसानों के पास 1100 अरब रुपए इजाफी गए। हमारी टैक्स वसूलियाँ 4,700 अरब पर पहुँच गई हैं। तरसीलात 19 अरब से बढ़कर 29 अरब डॉलर से ज़ायद पहुँच चुकी हैं। 3 सालों में सनतों की शरह नमूद 18% हुई। कोई मुल्क रूल ऑफ लॉ के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क तबाह तब होता है जब वज़ीर आज़म और वज़रा करप्ट हों। हर साल 1,000 अरब चोरी होकर अमीर मुल्कों में जाती है। कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जहां कानून की हुक्मरानी ना हो। आसिफ अली जरदारी जब तक ताकत में रहे कानून इन्हें नहीं पकड़ सका। अमीर और गरीब मुल्कों में फासले कानून की हुक्मरानी ना होने की वजह से बढ़ती है। ताकतवर को कानून के नीचे लाना जहाद है और यही मेरा अव्वलीन फ़र्ज़ है। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल में जब इमरान खान साहब ने ये बातें की तो उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली अपोजिशन के ऊपर ताबड़तोड़ हमले भी किए। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जो है वो फ़ौज को कहती है कि जमहूरी हुकूमत को उल्टा दे, उनको ख़त्म कर दे। ये किस किस्म की अपोजिशन है? अपनी भी उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं भी क्रिटिसिज्म करता था, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। सो क्या हुकूमत की कारकर्दगी रही है 3 साल और क्यों अपोजिशन इससे मुतमईन नहीं, इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ हैं ज़ैन हुसैन कुरैशी, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मेरे साथ हैं सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, ज़ैन हुसैन कुरैशी और सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी। बहुत शुक्रिया आप सबका। शाइस्ता जी, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 3 साल के अंदर हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हमने आपके सामने रखी है। मुस्लिम लीग नून इस चीज़ को एंडोर्स नहीं करती। आप लोगों का ख्याल है कि जी ये परफॉर्मेंस नहीं है। अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि तब्दीली आ गई है और अगले 5 साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, तो आपको क्यों एतराज़ है? उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो कह रहे हैं हम अगली टर्म भी पूरी करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो बिल्कुल कल का जो उन्होंने प्रोग्राम किया और जो SOPs की जो कोरोना की हैं उसकी धज्जियां उड़ाई
और मैंने किसी को भी आज तक ये नहीं देखा था कि कोई अपनी नाकामी इस कदर धूमधाम से मनाए और इतने शोर और हंगामे से मनाए कि गाने हो रहे हों और खुशियां मना रहे हों। मेरी बात सुने, किस बात की खुशी? इतने मायूस कुन 3 साल। मंसूर, मैं शायद आप समझें, मैं क्योंकि ऑपोजिशन में हूं इसलिए ये बात कर रही हूं। आप सड़क पर अपना कैमरा लेके चले जाएं, और सड़क पर ही क्यों, अपने सामने जो आपके कैमरामैन हैं, जो आपके स्टूडियो में लोग हैं, उनसे पूछ लें कि कितने मायूस कुन ये 3 साल थे। मैं कोई इसमें जो फिगर्स की गोरख धंधे में नहीं फंसूंगी। मुझे बताएं कि ये कौन सी रॉकेट साइंस है या इसमें कौन सी फिलॉसफी की जरूरत है कि जब कोई हुकूमत आती है, चाहे वो इलेक्टेड हो या वो न्याजी साहब की तरह सिलेक्टेड हो, मुझे बताएं कि हुकूमत का पर्पस क्या होता है। ये नहीं होता कि वो आए और अवाम के लिए कोई रिलीफ उनको दें, कोई रिफॉर्म्स लाएं, कोई इम्प्रूवमेंट्स करें गवर्नेंस में। लेकिन आप मुझे इन तीनों चीजों में बता दें, गवर्नेंस ले लें, परफॉर्मेंस ले लें और इम्प्रूवमेंट्स ले लें, किसी जगह कोई चीज, कोई बेहतरी आई हो, कंपेयर करना हो। मुझे तो लगता है ये कंपैरिजन भी एप्पल्स एंड कैरेट्स का नहीं होता, वो है। अगर आप 2018 को और 2020 को करें तो आपको कंपेयर, मुझे बताएं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहां से शुरू करूं और कहां पे आपको कहूं कि यहां रुक जाएं। एक लंबी लिस्ट है जो कि आप ये देख लें कि जो आजकल है, जो कुछ हो रहा है, महंगाई आसमानों को छू रही है। बिल बिजली के, गैस के देने के हम काबिल नहीं रह गए। जो फूड सिक्योरिटी है वो बिल्कुल आप देख लें उसके क्या हालात हैं। कहने को यहाँ पे बम्पर हुई है वीट बम्पर शुगर केन, लेकिन आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं शुगर भी और वीट भी। आप मुझे बताएं कि अगर मैं अभी सोच रही थी कि तारीफ करूं और कुछ चीजों के नाम लूं कि भाई ये इंप्रूवमेंट आई है, तो यकीन माने अगर मैं इन्फ्लेशन देखती हूं तो उसमें हम ऊपर गए। अगर मैं नेपोटिज्म देखती हूँ तो वो आप देखें, क्राइम देखें, करप्शन देखें। सीपैक का मैं अफसोस के साथ कहना चाहती हूँ वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये खुद कहते हैं कहीं नहीं है। जीडीपी आप देख लें, शाइस्ता जी पॉइंट आया है, जी पॉइंट आके आ गया। मुझे जरा इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं जी। मैं दोबारा इस पे आता हूँ। मक्सी साहब, आप बिल्कुल आए, लेकिन मुझे बताएं। मैं बिल्कुल आपके पास आता हूँ, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ जी आपके पास। मक्सी साहब, आप लोगों को लेकर और अपोजिशन को स्पेसिफिकली लेकर, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट हैप्पी। वो कहते हैं क्रिटिसिज्म तो आप करते ही करते हैं, वो तो एक और चीज़ है, लेकिन आप लोग आर्म फोर्सेस को कहते हैं, फौज को कहते हैं कि हुकूमत को गिरा दें। क्यों करते हैं आप यूं, क्यों कहते हैं आप लोग ऐसे? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो मंसूर भाई। आई डोंट नो प्राइम मिनिस्टर को ख्वाब आया होगा, हमने तो नहीं सुना कि हमने कभी इस तरह की बात की है कि आर्मी आके गिराए या कोई और फोर्सेस गिराएं। गिराने और हुकूमत में बिठाने वाली पाकिस्तान की आवाम है। ट्रू, बिल्कुल हमारा कहना और यही रहा है 2018 के इलेक्शन के बाद कि ये जो है आरटीएस का फेलियर था जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है। ठीक, और देयरफॉर सीरियस कंसर्न्स हैं। सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि एक कंसेंसस बिल्डिंग का जो हुकूमत का काम होता है पार्लियामेंट में, और जो हुकूमत आती है, जो हुकूमत वक्त होती है, उसने कोई वादे किए होते हैं आवाम से इन द फॉर्म ऑफ देयर मैनिफेस्टो, और उसी पे आप जज करेंगे ना कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में आवाम से वायदे क्या किए, उन वायदों पे क्या वो पूरे उतरे हैं, आधे पूरे उतरे हैं, बिल्कुल उन अपने वादा खिलाफी की है। यही आपका पैमाना होगा ना कि उनको आप जज करेंगे। तो इन सारी चीज़ों पे अगर ले लें तो लिस्ट तो बहुत लंबी है। मतलब हम बात कर रहे थे, आपने कहा जी परफॉर्मेंस ऑफ द पीटीआई पे बात करेंगे, मैं कहता हूँ नॉन परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं कि नॉन परफॉर्मेंस क्या क्या रही है इनकी। इन टर्म्स ऑफ स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन देख लें, जेब में जो आपका पैसा है उसकी कोई अब वैल्यू नहीं है। हाँ। बाइंग पावर, आम आदमी के पास बाइंग पावर कम से कमतर होती जा रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं है बिकॉज बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जो आप कह रहे हैं कि आपने किए हैं। ठीक, वरना क्यों नहीं आएगी? अगर लोग देखें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है जहां इन्वेस्टर्स आते हैं तो दे वांट प्रॉफिट बैक एंड दे वांट कंसिस्टेंट पॉलिसीज। ठीक, अगर वो आप उनको शो नहीं करेंगे, अगर आपका रुपी जो है फ्लक्चुएट करता जाएगा, अगर डॉलर जो है अपनी ऊंची तरीन सतह पे है,
बम्पर क्रॉप्स के बायस अभी कल की रिपोर्ट है कि हाईएस्ट प्राइसेस पे हम वीट और शुगर इंपोर्ट करेंगे, उसकी इजाज़त काबीना ने ही दी है, इसी हुकूमत ने दी है। तो जाहिर है उसका जो बॉम्ब गिरेगा वो आवाम पे ही गिरेगा, कोई हुकूमत पे तो नहीं गिरेगा। तो आवाम को आगे ये बेच देना है महंगी तरीन कीमतों पे। बिल्कुल सही। आपका जो है ऑयल का आप देख लें क्राइसिस किस तरह चल रहा है, एलएनजी का क्राइसिस, मिस मैनेजमेंट, गवर्नेंस एट इट्स हाईएस्ट है। पार्लियामेंट के अंदर हम बात करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब आप कह रहे हैं कि वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ऑपोजिशन पार्टीज़ को, पार्लियामेंट में कंसेंसस बिल्डिंग करना हुकूमत का काम होता है, हुकूमत ने लीड लेनी होती है। और आप मुझे बता दें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट को कितना टाइम दिया है, पार्लियामेंट को कितनी तरजीह दी है। अगर वही पार्लियामेंट हुकूमत खुद नहीं स्ट्रेंथन करना चाहेगी तो फिर वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स के अंदर किस तरह कहेगी कि जी वो मिसाल कायम कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जैन, बहुत लंबी चार्जशीट शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा की तरफ से और सैफ मक्सी की तरफ से आई है। दो चीज़ें इनके जवाब के साथ मुझे दीजिएगा। इमरान खान साहब को इस हद तक नफरत क्यों है अपोजिशन से, एक, और अगर अपोजिशन फ़ौज को कहती है और फ़ौज खान साहब को बताती है तो इट्स अ गुड थिंग, ये बताने की क्या ज़रूरत है कि जी फ़ौज को ये लोग बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में बुलाया। शाइस्ता बीबी से शुरू कर लेते हैं। उन्होंने पहले बात की थी, सबसे पहले उन्होंने बात की कोरोना एसओपीज़ की, तो वायलेशन की उन्होंने कहा, वायलेशन जितनी कोरोना एसओपीज़ लंदन की शादी में थी उससे ज़्यादा ही होंगी, हमारे पास कम नहीं होंगी। जहाँ तक गाने बजाने का काम है, मैं ये बात मान लेता हूँ, उनका गाना बजाना हमारे से बहुत बेहतर था। आई थिंक जुनैद sang very well। आप जेलस हो रहे हैं। नहीं, अगर अच्छा भाई, मैं अकेला नहीं हूँ भाई, he sang well, you are jealous of him। मैं अकेला नहीं हूँ, आधा पाकिस्तान है इसके अंदर, तो मैं तो उसकी तारीफ कर रहा हूँ, he sang very well। बाकी बात उन्होंने की पर्पस ऑफ गवर्नमेंट की, तो इस मुल्क में ये भी पर्पस ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता कि 5 साल इस मुल्क में हुक्मरानी कर लो, उसके बाद बीमारी का बहाना कर लो और फिर लंदन जाके बैठ जाओ। तो पर्पस ऑफ गवर्नमेंट होता है इस मुल्क के आवाम से अगर आप वोट लेके आते हो, उस आवाम को आप रिप्रेजेंट करते हो और उसके लिए कुछ बेहतर करके जाते हो। इसहाक डार साहब ने क्या किया, इस मुल्क की मईशत का क्या हाल है, फिर मैं वो पूरा राग अलापूंगा, आप कहोगे जी सारा प्रोग्राम इसी में कर दिया। आप सब ठीक है, इसहाक डार वाले नहीं है। हाँ, तो ये तो प्रूव हो गया ना कि इसहाक डार के 5 फिगर्स से सारे। खान साहब ने कहा तो कहने का मतलब ये है कि पर्पस ऑफ गवर्नमेंट ये होती है। बाकी ऑपोजिशन का काम होता है क्रिटिसाइज करना। दे वुड नॉट बी डूइंग देयर जॉब अगर वो कहते कि नहीं जी हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है और हर चीज़ ठीक है, तो आई हैव टू गिव देम क्रेडिट। वो वाली बात उनकी ठीक है। कोविड की उन्होंने बात की। अब कोविड पे मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि ये आज मैं नहीं कह रहा, आज WHO ये कह रहा है, आज दुनिया के लीडिंग इकोनॉमिस्ट्स ये कह रहे हैं, आज जो तजिया निकार हैं वो ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड पाकिस्तान हैज़ रैंक्ड 3rd बेस्ट in terms of managing COVID as well as reviving its economy। तो ये मेरा कहना नहीं है, उनका है। बिल्स की आपने बात की है कि जी बिल बढ़ते जा रहे हैं। तेल जो है आप आलमी मंडी से खरीदते हैं, आप इस मुल्क में इंपोर्ट करते हैं। हम अपनी तरफ से तेल की कीमत फिक्स नहीं कर सकते। मेरे बस में होता मैं तो कहता मुफ्त दे दो तेल, बट ऐसे होता नहीं है। आपके इल्म में है कि ओगरा ने रिकमेंडेशन दी थी 11.5 रुपए फी लीटर तेल बढ़ाने की। उस समरी को प्राइम मिनिस्टर ने रिजेक्ट किया था, ये मानते हुए कि आवाम के ऊपर ये एक अनड्यू प्रेशर है, आवाम ये प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकेगी, और हमने सिर्फ 5.5 रुपए ट्रांसफर किया आवाम पे। आज भी क्यों, आज भी 6 रुपए जो ये लोग बढ़ाते थे, आज भी you remember what you used to say, what Imran Khan used to say। मंजूर, काम करो, इधर आके बैठ जाओ, आप भी एंकर ना बनो, आप भी आके टॉक शो का हिस्सा बन जाओ। नहीं आपने किसी को इंटरप्ट नहीं किया था उनकी बात, मुझे आप बार-बार इंटरप्ट कर रहे हो। सो हमने आज भी 6 रुपए जो है उसके ऊपर हम गवर्नमेंट जो है, जितना गवर्नमेंट के अंदर सकत है उतना वो अपना वेट उठा रही है। सैफ मक्सी मेरे भाई हैं, बड़े खुश हो रहा हूँ मैं इनको देख के प्रोग्राम के ऊपर। आपने गलत सवाल पूछा था, सैफ मक्सी से ये बनता ही नहीं था सवाल जो आपने मिलिट्री का पूछा है। पीपल्स पार्टी ने कभी ये बात नहीं की। ये बात हम मानते हैं कि पीपल्स पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेटिक आंसर है। ये अगर काम करती रही है तो मुस्लिम लीग नून करती रही है, और आपको शाइस्ता बीबी से ये सवाल पूछना चाहिए था कि वो ऐसा क्यों करते हैं। हाँ ठीक, आगे चलते हैं जी। सैफ ने एक बड़ी अच्छी बात की है, कंसेंसस बिल्डिंग की सैफ ने बात की है। आई एग्री विद हिम। हुकूमत के ऊपर ओनस होता है, हुकूमत के ऊपर ज़्यादा फ़र्ज होता है, लेकिन कंसेंसस बिल्डिंग ये ताली 2 हाथ से बचती है। अब आप इस बात के गवाह हो, आपके प्रोग्राम में आके और कई और प्रोग्राम्स में जाके मैंने ये बात की है कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर जो ईवान पार्लियामेंट का हाल बन गया वो इतना टॉक्सिक हो गया है और उसको इतना ख़राब कर दिया गया, और उसमें सिर्फ एक जमात नहीं है, उसमें सारी जमातें बिल्कुल। तो उसमें से कोई सहर हासिल गुफ्तगू या कोई अच्छा
काम करना नामुमकिन के बराबर हो गया है। और इसी चीज को मैं जो है लिंक करना चाहता हूं वजीर आजम की अटेंडेंस के साथ। जहां इतना बुरा हाल हो, जहां वजीर आजम पहले दिन अपनी तकरीर करने आए और पहले दिन से इब्तदा ये कर दी गई हो उनको तकरीर ना करने दी जाए, और फिर ये मुआहदा किया जाए कि जी लीडर ऑपोजिशन को तकरीर करने दो, लीडर ऑपोजिशन तकरीर अपनी कर ले और उसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके फिर अपने वजीर आजम को ना बोलने दे या वजीर खजाना को बजट स्पीच में ना बोलने दे, तो उसके अंदर क्या कंसेंसस बिल्डिंग हो सकती है। ठीक हो, एक मेरी बात खत्म होने दें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की, आपके सामने है कोविड के अंदर जो वर्ल्ड इकोनॉमीज का हाल है वो आपके सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी इस मुल्क के अंदर एफडीआई हो रही है। उसके बावजूद भी जो इकोनॉमिस्ट में लास्ट मंथ आर्टिकल छपा है उसमें उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में 108% इंक्रीज हुआ है। इसी तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान हैज गॉन अप 28 प्लेसेस। सो दैट मींस कि दिस गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग राइट। दैट मींस कि अब इस मुल्क के अंदर वो माहौल पैदा हो रहा है कि इस मुल्क में इन्वेस्टर आएगा, इस मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी और इंशाल्लाह हम तरक्की की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया। शाइस्ता जी, एक तो मैं आई वुड रियली वांट कि आप इसका जवाब भी दें जो उन्होंने फोर्सेस के बारे में कहा। एक एनालिसिस मैं थोड़ा सा बता दूं, जैन बैठे हुए हैं और जैन ने टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़ा प्लीड किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, एंड आई रियली विश कि बाकी के जो रुकन कौमी असम्बली या प्रोविंशियल के लोग हैं वो भी इतना ही अच्छा प्लीड करें केस पीटीआई का। शुगर की बात की, चीनी की बात की, 2018 से और कंपैरिजन 2021 का। अंडे जो थे जी वो 96 रुपए के थे, एज ऑफ राइट नाउ 155 के हैं। दूध 85 रुपए का था, हम बाहर से नहीं मंगवाते, 112 का है। घी 105 का था, 330 का है। बड़ा गोश्त 375 का था, 554 का है। और जो डॉलर है 105 का था, 160 पर है एज ऑफ टुडे। शाइस्ता जी, योर कमेंट्स। देखें, मैं आपने खुद ये सारा जो सुनाया है वो तो उसके अलावा मैं एक बात करना चाहूंगी। मेरे भाई ने की कि जी लंदन में शादी, देखें एक तो लंदन में शादी हुई, वो 50 लोगों की शादी, और ये वो जो एसओपीस की धज्जियां उड़ाई गई उसको ना कंपेयर करें प्लीज। इनमें यही बात है कि ये जब इनसे इनकी परफॉर्मेंस का पूछो, और ये असेंबली में भी ये टॉक्सिक क्यों हुआ है माहौल, क्योंकि जब भी इनसे आप इनके बारे में पूछेंगे ना कोई क्वेश्चन तो ये जवाब नहीं देंगे बल्कि कहेंगे कि तुम चोर हो। अगर आप पूछेंगे कि ये क्यों हुआ, फैसला सही टाइम पे क्यों नहीं हुआ, तुम चोर हो। तो बात ये है कि अभी मैंने बात की कि जो आपके टीवी चैनल्स ने दिखाया कि उधर वहां पे बशमूल प्राइम मिनिस्टर न्याजी साहब के किसी ने भी मास्क पहनने की तकलीफ नहीं की हुई थी। छोड़े, ये इनकी बात है और ये कहते हैं कि इन्होंने कोविड में बहुत जबरदस्त हासिल किए। तो फिर इनका ये डिप्लोमेटिक फेलियर है कि जो हम आज भी रेड लिस्ट से पाकिस्तान को ये हम दुनिया को कन्विंस नहीं कर सके कि यहाँ तो कोविड बहुत कंट्रोल में और बहुत अच्छे हालात में। या तो ये डिप्लोमेटिक फेलियर है या ये कोविड जो बता रहे हैं दुनिया जानती है कि ये झूठ बोल रहे हैं इसलिए नहीं बिलीव करती। कोई तो वजह है, वो जैन मुझे बता दें कि क्या है। अब मेरी बात सुने, जो परफॉर्मेंस की है, जो रिफॉर्म्स लाने के वादे थे, जो नौकरियां देनी थी, देखें नौकरियां इन्होंने 1 करोड़ नौकरी देनी थी और इनके हिसाब से जो 2% ग्रोथ हुई है उस ग्रोथ के हिसाब से इनकी 8 लाख नौकरियां निकलती हैं, जबकि हमारे 20 लाख लोग तैयार होते हैं हर साल। तो दैट मींस कि अगर 3 साल का आप लगाए तो 36 लाख लोग तो वैसे बेरोजगार। फिर जो बड़े बड़े दावे किए थे, आपको याद होगा असद उमर इनके जो पोस्टर बॉय थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे, वो स्टील मिल वहां गए थे और उन्होंने वो बड़ी अजरक शजरक पहन के वहां नारे लगवाए थे कि जब हम आएंगे तो ये मिस मैनेजमेंट है, हम इसको ठीक कर लेंगे। तो मेरी बात सुने, स्टील मिल का क्या हुआ? रेलवे के लिए वो आए थे, एक हमारे बहुत जबरदस्त मिनिस्टर हैं जिनको इन्होंने चपरासी भी नहीं रखना था, उनको इन्होंने पहले तबाह करवाई उनसे रेलवे, फिर इनको उठा के उनको बना दिया इंटीरियर मिनिस्टर। और आपको मैं बताऊं, ये इनका एक में ये काम नहीं है, दे रिपीटेडली डू दिस। शाइस्ता जी, आपने देखा अच्छे काम किए हैं, दवाइयों का भी। शाइस्ता जी एक सेकंड, शाइस्ता जी जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं वो कह रहे हैं कि जी पंजाब में एंटी करप्शन नून के दौर में। एक सेकंड, अच्छे, अरे आपको मैं एक बात बताऊं, अच्छे काम किए।
दरख्त लगवा रहे हैं और इनको बहुत अच्छा काम है, ये दरख्त लगवाएं, लेकिन ये भी बता दें प्राइम मिनिस्टर को कि दरख्तों से रात को ऑक्सीजन नहीं निकलती, दिन में होती है। और दूसरा ये भी बता दें कि खुदारा इतनी महंगाई ना कर दें कि लोगों को पत्ते खाने की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि जिस रेट पे महंगाई चल रही है उस रेट पे तो महंगाई इतनी हो जाएगी कि मतलब आम आदमी क्या, आप और मैं भी, हम भी अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो इनको बोले कि ये जो कमर तोड़ महंगाई है और जो यहाँ पे मैं कहती हूँ करप्शन का बाजार गर्म है, खुदारा उसको काबू कर ले। मैं शाइस्ता जी मुझे जरा आगे चलने दीजिएगा जी। ये आपने करप्शन की बात की, शाइस्ता जी मुझे जरा आगे चलने दीजिएगा। मक्सी साहब मुझे एक चीज बताएं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी पंजाब में एंटी करप्शन है, नून लीग के 10 साल दौर में 2.5 अरब रिकवर किए थे, हमारे 3 साल के दौर में एंटी करप्शन ने 450 अरब रुपए रिकवर किए हैं। नैब ने अपने 18 साल दौर में 290 अरब रिकवर किए थे, हमारे 3 साल में नैब ने 519 अरब रुपया रिकवर किया है। परफॉर्मेंस है तो सही, जो करप्ट लोग थे उनसे हुकूमत पैसे इकट्ठे कर रही है और यही इनका मैनिफेस्टो था, इसीलिए इंसाफ तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी। आप लोग कहते हैं कि वो लोग काम नहीं कर रहे। ये पूछते हैं प्लीज शाइस्ता जी, मैं आ गया जी। मैं ऐसे ले लेता हूँ बात कि अभी कल परसों में ANI में रिपोर्ट हुई है एक पोल जो पंजाब की गवर्नेंस से रिलेटेड है। 46% ऑफ द पीपल आर डिससैटिस्फाइड विद गवर्नेंस, 20% आर नॉट श्योर वेयर थिंग्स आर हेडेड एंड ओनली 32% आर slightly satisfied with the way the things are being governed over here. नैब की आपने सुप्रीम कोर्ट से सुना है, गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि जी नैब जो है वो हमारे रास्ते में रुकावट बन जाती है, इसीलिए हमारे रिफॉर्म स्लो हो गए हैं। ठीक है। ऑपोजिशन पार्टीज़ पे भी इसे भी आपने सुना है कि जो नैब एंड गवर्नमेंट हैंड इन हैंड है। और फ़र्ज़ करें अगर गवर्नमेंट का ही कहना हम मान लेते हैं कि जी नैब जो है आज़ाद इदारा है, तो नैब का क्रेडिट गवर्नमेंट तो ना लेना, वो फिर नैब खुद अपना क्रेडिट ले अगर उन्होंने रिकवरीज की हैं या नहीं की हैं। दैट वुड बी नथिंग टू डू विद द PTI गवर्नमेंट इन पंजाब। जहाँ तक बात आती है इनकी परफॉर्मेंस की, मैं मोटी मोटी कुछ चीज़ें ले लेता हूँ बिकॉज टाइम की कमी होती है ऑन अ शो लाइक दिस। इनके ही मैनिफेस्टो से ले लेते हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स पे हमने बात कर ली है कि कंसेंसस ये नहीं डेवलप कर सके, और मुश्किल लग रहा है जो एटीट्यूड है मंसूर, बिकॉज अगर नहीं करते हैं तो अगले इलेक्शन को भी ये दाव पे लगा रहे हैं कि वो भी कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, जो नहीं होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं हम जीत जाएंगे। जहाँ तक जैन मेरे भाई हैं छोटे और बड़े, हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, इनको खुद पता है ही मस्ट बी फीलिंग द हीट इन साउथ पंजाब बिकॉज वो एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टो प्लेज था इस गवर्नमेंट का, जिसकी बेसिस पे साउथ पंजाब का सूबा बनाना, वो ये अचीव नहीं कर सके हैं। कराची चले जाते हैं जहां इन्होंने काफ़ी इनके MNAs जीत कर आए 2018 के इलेक्शन में। इन्होंने कहा था कि जो हम वाटर माफिया के खिलाफ मुस्बत इकदाम उठाएंगे, इन्होंने कहा था हम डीसैलिनेशन प्लांट्स का जाल बिछा देंगे, कराची में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का मसला ख़त्म कर देंगे। वो बुनियादी तौर पे अभी तक उन्होंने शुरू भी नहीं किया करना रिफॉर्म, और उनके 3 साल गुजर गए हैं। पॉवर्टी एलिविएशन पे अगर हम आ जाते हैं तो बिस्प का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का नाम तब्दील करने से तो पॉवर्टी एलिविएट नहीं हो जाएगी। खैर बिकॉज वो इस टाइम पे ये चला रहे हैं, अपना नाम इन्होंने तब्दील करके जिस तरह से भी वो सोशल सेफ्टी नेटवर्क को चला रहे हैं, वो बाद की गवर्नमेंट को ही पता चलेगा जब ऑडिट्स होंगे कि किस तरह इन्होंने उसको इस्तेमाल किया है, अच्छा किया है, बुरा किया। ठीक है। जहाँ तक सेहत की बात करते हैं, इन्होंने KP में तो कार्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, इनके बाकी 2 सूबों में भी इनकी हुकूमतें हैं, पंजाब और बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है, यू नो दैट। बलूचिस्तान में इन्होंने कोई इस तरह का इकदाम नहीं उठाया। बलूचिस्तान में इन्होंने कोई लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया। इवन लार्ज पार्ट्स ऑफ पंजाब में सेहत की जो सहूलत इन्होंने कहा था वो नहीं दे सके। तो दिस इज़ पार्ट, मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूँ, नया पाकिस्तान जो हाउसिंग इनका प्रोजेक्ट है, बलूचिस्तान इज़ नॉट पार्ट ऑफ द होल स्कीम ऑफ थिंग्स। 2-3 और चीज़ें इसी तरह मैं अगर आपको लेता चलूं, लेट मी कम ऑन दैट। अच्छा जैन, 2-3 चीज़ें अब इकट्ठी हो गई। एक तो जो है ये एहसास प्रोग्राम, इस पे वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी है कि दुनिया भर में 3रे नंबर पर है, मतलब दैट्स एज फार एज ओनली दिस थिंग इज एहसास प्रोग्राम इज कंसर्न। मुझे एक चीज़ बताएं कि आप लोगों को वाकई ये फीलिंग है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हुई है, उसकी ज़िंदगी वो पहले से अब बेहतर ज़िंदगी गुजार रहा है? फूड इन्फ्लेशन के ऊपर आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा आप ज़रा वो भी सुन लें, उसके ऊपर मैं फिर आपको एक कंपैरिजन बताता हूँ और आपका कमेंट लूँगा। फवाद चौधरी साहब जी क्या कह रहे हैं फूड इन्फ्लेशन के ऊपर, ज़रा एक दफ़ा वो प्लीज़ सुनिएगा।
और वो फायदा किसान को हुआ और 80% जो लोग बंदे हैं वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। ये नहीं बताते कि जो गन्ना है वो 135 से 300 रुपए पे चला गया, वहां पे भी किसान जो है उसको फायदा हुआ। 1100 अरब रुपए की इजाफी आमदनी जो है जो किसान को हुई है उसका जिक्र नहीं करते, कहते हैं जी जब आमदनी में इतना इजाफा हो गया तो महंगाई में इजाफा जो है वो इर्रेलेवेंट हो जाता है। और जो सैलरीड क्लास की मुश्किलात हैं अलबत्ता उनका हमें एहसास है और उसके लिए हम एहसास जैसा प्रोग्राम लाए हैं। महंगाई इजाफा जो है वो अवाम को हुआ है। जो मैं आया जी जैन जो मिडल मैन है फ़ायदा तो उसको हुआ है, गरीब को भी पैसे नहीं मिले, अवाम ने महंगी गंदम गन्ना सब कुछ ख़रीदा, जो फ़ायदा हुआ वो तो मिडल मैन को हुआ। फवाद चौधरी साहब भी पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं, आप ही जवाब दे दें इसका मुझे। अच्छा सर, अब आप तीन है मैं एक हूँ, इसलिए नहीं, मुझे मैं तीन तो, नहीं मुझे आप रहने दें, बात सुने ना, मुझे मौका दें पूरा बात करने का। आपके पास मौका ही मौका है। मैं तो सवाल बेचारा सवाल भी ना करूंगा। आपने नहीं जरूर करें। आपने अभी खुद कोट किए हैं फिगर्स एंटी करप्शन के नैब के, बिल्कुल। क्या उसको ये रिफ्यूट कर रहे हैं कि फिगर्स गलत है? और अगर उसको रिफ्यूट नहीं कर रहे हैं तो ये बताता है कि इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। सैफ ने बात की कि जी नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, उसका क्रेडिट ना लें। बिल्कुल इनकी बात ठीक है, हम नैब का इदारे का क्रेडिट नहीं ले रहे, वो इंडिपेंडेंट इदारा है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत के अंदर और इस वज़ीर आज़म के विजन के तहत इस मुल्क में एक ऐसी इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट की गई है जहाँ वो इदारा परफॉर्म कर रहा है। ये इदारा भी वही है, इसके कवानीन भी वही हैं। आज बड़ा शोर मचता ना नैब के कवानीन को चेंज करने की, जब इनके पास 5 साल नून लीग के पास टाइम था, उन्होंने ना किया। उन्हीं कवानीन के साथ, उसी इदारे के साथ, उन्हीं के लगाए हुए चेयरमैन नैब के अंडर ये सारे काम हो रहे हैं, इन दोनों ने लगाए। एग्जैक्टली। तो फिर परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। ठीक है, पहली बात यहां पे आ जाते हैं। दूसरी बात, बहुत सारी बातें मैं जल्दी से जाने की कोशिश करता हूं। सैफ ने बात की साउथ पंजाब की, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमारे मंशूर का हिस्सा था कि हमने साउथ पंजाब का सूबा बनाना है, लेकिन आपके इल्म में है ये एक नंबर्स गेम है और हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं है उस सूबे को बनाने के लिए। लेकिन जो हमें और माजी की हुकूमतों में फ़र्क ये है, हमने सिर्फ तकरीर की हद तक नहीं रखा। साउथ पंजाब में वज़ीर आज़म भी बनते रहे हैं, वो अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन इसके ऊपर करते रहे हैं, लेकिन डिलीवरी जीरो रही सूबा बन जाए। मेरी यार सुने ना, सूबे के लिए तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, लेकिन जब तक हमारे पास वो नंबर्स नहीं है, हमने अमली जामा उसको पहनाया है। किस तरीके से? जो दो हमने सबसे बड़े स्टेप्स लिए हैं। पहला स्टेप, हमने साउथ पंजाब का ADP अलहदा किया है, हमने उसको रिंग फेंस किया है। साबका अदवार में होता यह था कि आप मुल्तान, लिया, भावलपुर, बाबरनगर, रहीमर खान के लिए पैसे रख देते थे और फिर लाहौर में आपको अंडरपास बनाना पड़ जाता था, तो वो पैसे जो है डाइवर्ट होके लाहौर में या पिंडी में या फैसलाबाद में रख देते थे। अब ऐसा नहीं होगा। उसी तरीके से जो हमारा पॉपुलेशन का हिस्सा बनता है 32%, हमने जॉब कोटा, जो शायसा बीबी ने बात की कि उन्होंने वादा किया था जॉब्स देंगे, तो हमने 32% जॉब कोटा भी साउथ पंजाब का अलहदा कर दिया है। और मकसद इसका यह है कि जब साउथ पंजाब का बच्चा उठेगा, सिविल सर्विस का इम्तिहान देगा और आएगा, तो वो साउथ पंजाब में काम करना चाहेगा। आज तो हाल ये है, अगर गलती से कोई अच्छा DC कमिश्नर साउथ पंजाब में लग जाए तो 2 महीने के बाद सिफारिशें करके वापस जाना चाह रहा होता है, क्योंकि उनका साउथ पंजाब में दिल नहीं लगता। उसकी वजह वो है ना, चीफ सेक्रेटरी तो बेचारे DC लगा ही नहीं सकते, तो अब वो फिर क्या करेंगे? नहीं, बट इशू ये है, एहसास प्रोग्राम की आपने बात की, आपने खुद ही कोट कर दिया जो बात मैं करना चाह रहा था। ऑफ ऑल सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, एंड 3333 were looked at, एहसास प्रोग्राम तीसरे नंबर पे आया। BISP से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये, और इस प्रोग्राम के तहत आप कहते हैं ना कि हमने मईशत को कोविड में कैसे बचाया। फूड इन्फ्लेशन पे आए, मैं उसी पे आ रहा हूं। एहसास की तो मैंने खुद आपकी तारीफ कर दी, आपने तो हमने ऐसे ही बताया ना, हमने अपना फूड इन्फ्लेशन का बॉटम अप अप्रोच। हेल्थ कार्ड की बात की गई, जैसे सैफ ने कहा कि KPK में हेल्थ कार्ड हमारा का इजरा हो गया है, दिसंबर 2021 के अंदर हमारा पंजाब में भी कंप्लीट हो जाएगा, एंड इंशाल्लाह वी विल मूव इनटू बलोचिस्तान राइट आफ्टर दैट। पीछे बचा सिंध। अब सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी आप लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि वो करेंगे, खास साहब ने बताया हमें। पार्टी की हुकूमत है और सैफ एक बहुत ही पढ़े लिखे और समझदार इंसान है, ये जरूर अपनी लीडरशिप को बताएंगे कि ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और ये सारे सूबाई हुकूमतें कर रही हैं, तो सिंध को भी अपनी आवाम को ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर देना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस देनी चाहिए, और इनको हेल्थ कार्ड को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। अब आ जाए फूड इन्फ्लेशन के ऊपर, और चले, आई विल कॉल स्पेड स्पेड। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इस हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो मैं भी आपकी बात से इत्तफाक करूंगा कि वो फूड इन्फ्लेशन है। लेकिन फूड इन्फ्लेशन
क्यों है? उसकी 2-3 वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह उसकी कोविड रही है। कोविड के अंदर, और फूड इन्फ्लेशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। अगर आप किसान ने गेन नहीं किया, मेरी यार सुने, ये फूड इन्फ्लेशन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। अगर आप खित्ते में देखें उस पे आगे दुनिया के अंदर है। एंड वन ऑफ द रीजंस इज कि आपकी सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हुई हैं, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है। महंगाई का जो असर है वो किसान पे पड़ा है। महंगाई का असर जो है पूरी कौम पे पड़ा है, किसी एक पे नहीं पड़ा। जो फवाद चौधरी साहब बात कर रहे थे, डू यू एग्री मिडिल मैन ने कमाया है? बिल्कुल आई एग्री। और बट लेट मी सफर किया किसान ने और अवाम ने, सब ने। अवाम, किसान हमारी अवाम का हिस्सा है, लेकिन जो मेरी एक सेकंड, लेट मी क्वालिफाई हिज स्टेटमेंट। जो वो बात कर रहे हैं कि 1100 अरब रुपया किसान की जेब में गया है, तो इस दफा क्योंकि एक कुदरत की तरफ से हुआ है कि आपकी यील्ड्स बेहतर आई हैं और रेट सही रहे हैं, उसकी वजह से किसान ने किसान खुशहाल हुआ है। और अगर आप देखें, मैं आखिरी बात कर रहा हूं सैफ, अगर आप देखें तो इन चीज़ों से पता चलता है कि मुल्क में हाईएस्ट मोटरसाइकिल सेल्स हैं, हाईएस्ट रेफ्रिजरेटर सेल्स हैं, ऑटोमोबाइल के सेल्स हैं। तो ये आपका जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है वो ग्रो कर रहा है, उसकी निशानी है। ठीक हो गया, सिर्फ 2 मिनट मैं आया जस्ट आई हैव गॉट जस्ट 4 मिनट्स में अभी आ रहा हूं। शाइस्ता जी, आप क्या कमेंट करेंगी? रुपी जो है 40% डिवैल्यू हुआ है और जो फूड इन्फ्लेशन है 3 टाइम्स उसका डिफरेंस है विद बांग्लादेश एंड इंडिया। अगर हम पाकिस्तान की इन्फ्लेशन की बात करें पिछले 3 सालों में, योर कमेंट्स जी। जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आपको याद है कहा गया था कि जब रुपए की कीमत कम हो तो समझ लो कि हुक्मरान चोर है, आप फैसला खुद कर लें। और कारकर्दगी की बात जहां तक है, मैं एक बार कहूंगी मंसूर कि इन्होंने, ये वो हैं जिन्होंने पेपर भी खुद लिखा, उसकी चेकिंग भी खुद की और रिजल्ट भी खुद अनाउंस कर दिया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जब किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करवानी हो तो एक बनाते हैं जी खुद, उसका ऊपर जो जज करने वाला है उसको भी खुद बिठाते हैं, फिर उसका रिजल्ट भी शाइस्ता जी, कम से कम हमारे दौर में जेआईटी की रिपोर्टें तो पब्लिक हो जाती हैं। तो बात ये है कि कारकर्दगी तो वो होती जो सारी दुनिया बोलती के है। इस वक्त सर्कुलर जो हमारा डेथ है वो डबल हो चुका है, खसारा डबल हो चुका है। जितना पीएमएलएन ने 5 सालों में लिया था वो ये पूरे 3 साल में मुकम्मल कर चुके हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि तारीफ और खुशियां किस बात की हैं, तारीफ और खुशियां किस चीज की हैं? ठीक हो गया। तो मेरा तो यही इनसे सवाल है कि खुदारा किसी भी हुकूमत का जो मयार है वो अगर खुशहाली आ रही है तो लोगों को खुशहाल होना चाहिए। ये कैसी खुशहाली है कि मेरा भाई सिर्फ ठीक हो गया मक्सी साहब, और कोई ठीक हो नहीं है। शाइस्ता जी, पॉइंट आ गया आपका जी। नजर नहीं आ रही, बिल्कुल उसी तरह जैसे बुजदार सरकार के काम किसी बुजदार सरकार पे मैंने कल प्रोग्राम करना है। ये जो पंजाब की हुकूमत है इनके साथ, योर कमेंट्स ऑन दैट जी, आप कहना चाह रहे थे उस वक्त जी। आई वांटेड टू ऐड, जब आपने फवाद चौधरी साहब का बताया जिस तरह उन्होंने प्राइसेस कोट किए हैं, उनको खाली ये भी रिमाइंड करवा दें कि जो इनपुट कॉस्ट है जो फार्मर को आ रही है, क्योंकि मैं खुद फार्मर हूँ, इनपुट कॉस्ट जो फार्मर को और वो कितनी बढ़ गई है, तो उसकी वजह से जो है आपकी प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ कितनी बढ़ गई हैं। तो वहाँ भी मिडिल मैन आ गए, और अगर इतने ज़्यादा बम्पर क्रॉप्स आए हैं, हम नेट इम्पोर्टर ऑफ फूड बन गए। वी आर ए लार्ज एग्रेरियन इकोनॉमी। हमने महंगी सतह पे अभी कल ही वीट और शुगर की इम्पोर्ट की इजाज़त दी है, द हाइस्ट प्राइसेस एवर इन पाकिस्तान। ठीक, और उसका भी इम्पैक्ट ज़ाहिर है आवाम पे ही आएगा। तो मतलब इस तरह की प्राइसेस और स्टैट्स कोट करना आसान होता है, लेकिन ज़रा थोड़ा उसकी वजाहत कर लिया करें तो आवाम को ज़रा बेहतर पता चलेगा। 30 सेकेंड्स, रिपोर्ट्स आपकी आई, आपने खुद अभी बताया रिपोर्ट्स आई, कमीशन आए, रिपोर्ट्स के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। FIA भी चुप करके बैठ गई, तरीन साहब वाला भी चुप हो गया, वो नज़ीर चौहान साहब वो अब इधर उधर घूमने, मेरे ख्याल में आपके पास वो भी आ रहे हैं वापस। ये फिर क्या, व्हाट इज दिस? मंसूर, सब्जेक्ट मैटर्स हैं, इनके ऊपर मैं तो अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आखिरी कमेंट आपको ये दूंगा, जो रुपी डीवैल पे आपने बात की थी, रुपी डिवैल्यूएशन पे आई हैव लॉट रिस्पेक्ट टू शाइस्ता जी, मेरी तो बुजुर्ग हैं, बट पीएमएलएन कैसे बात कर सकती है जब 105 रुपए पे आपने पैक करके आर्टिफिशियली रुपी को रखा होगा, जब आपने मुल्क के फॉरेक्स रिजर्व्स को खर्च के 105 पे को बचाया होगा, जब उसको उसकी नेचुरल जगह पे लाया जाएगा तो रुपी डिवैल तो होगा। बिल्कुल ठीक है। शाइस्ता परवेज मलिक, थैंक यू वेरी मच जी। जैन कुरैशी, थैंक यू वेरी मच। सेनेटर सैफुल्लाह मक्सी साहब, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, एक छोटी सी लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, सरे राह चलते चलते एक वाक़या अभी रिसेंटली हुआ, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। इनाम गनी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब, वेरी हार्ड वर्किंग पुलिस ऑफिसर, बड़ी कोशिश करते हैं कि पंजाब को बदलूं, पंजाब में जो एक थाना कल्चर है उसको बदलूं, और पूरी कोशिश में लगे रहते हैं दिन रात। इन्होंने कुछ अर्सा पहले एक ऑर्डर इशू किया था कि जो SHOs
तमाम वो अफसरान जिनके ऊपर मेजर पनिशमेंट्स हैं उनको हम फील्ड पोस्टिंग्स नहीं देंगे। ये ऑर्डर जब क्लियर हुआ था तो हमने इनके साथ प्रोग्राम भी किया और ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। उसके बाद इनके ही DIG IT हैं वकास नज़ीर साहब, और DIG IT वकास नज़ीर साहब हमारे पास इधर लाहौर स्टूडियो आया और उनको मैंने कैटेगोरिकली पूछा कि आप जो कह रहे हैं कि मेजर पनिशमेंट्स वाले नहीं लगेंगे तो आप क्या इसके लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि IT सिस्टम मैंने इतना मजबूत कर दिया है कि इसको बाईपास भी कोई नहीं कर सकता। मैंने उनसे फिर पूछा क्या IG पंजाब इसको बाईपास कर सकता है। उन्होंने मुझे कहा था कि बाईपास नहीं कर सकता। मैं बहुत खुश था। और लाहौर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि लाहौर से हम लोग करते हैं, तो लाहौर में मुझे अंदाज़ा हुआ कि उस वक्त DIG ऑपरेशंस एंड ऑल दैट बड़े अच्छे SHOs एंड ऑल दैट लगे। इंटरेस्टिंगली DPO साहिवाल जिनका नाम है काशिफ असलम, इनको शायद ही फील्स लाइक कि ये लॉ से ऊपर हैं, इनको किसी के कहने का असर नहीं है, क्योंकि शायद इनके फादर इन लॉ भी सेंट्रल पुलिस ऑफिस में DIG पोजीशन पर काम कर रहे हैं। तो ही फेल्ट लाइक कि नहीं ये जो IG साहब ने कहा है, मैं तो DPO हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है इस बात को सुनने की। तो इन्होंने SHO एक ऐसे शख्स को लगाया जिसके ऊपर मेजर पनिशमेंट्स थी। बात यहाँ नहीं रुकती। इनके RPO अरसलान मलिक जो RPO साहिवाल हैं, उन साहब को भी पता नहीं चला, क्योंकि RPO साहब हैं, 4-5 ज़िले देखने होते हैं, बहुत बड़ा वो एरिया है साहिवाल का, इनको भी पता नहीं चला और इन्होंने भी बॉदर नहीं किया कि अच्छा जी क्या हुआ। लेकिन ये बात चलती चलती IG पंजाब तक आ गई। सो DPO ने जो किया वो DIG IT को पता नहीं चला, RPO साहिवाल को पता नहीं चला, लेकिन ये बात IG पंजाब को पता चल गई। और IG पंजाब ने, मेरे ख्याल में उनको एहसास हुआ कि ये जो अब DPO हजरात हैं या ये अफसरान जिनको ये खुमार है कि हम IG की बात ना सुनकर भी रह सकते हैं, ये खाम ख्याली, मैं बहुत खुश हूँ इनाम गनी साहब ने इन लोगों के दिमाग से क्लियर की। इन्होंने सबसे पहले DPO काशिफ असलम को क्लोज किया सेंट्रल पुलिस ऑफिस। अब इनको सरेंडर किया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस्लामाबाद के ऐसे अफसरान की ज़रूरत नहीं। ये एक बहुत अच्छा स्टेप, एक बहुत पॉजिटिव स्टेप, और कमांड को ये मैसेज देने की बड़ी ज़रूरत थी। आज मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि ये जो हम पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान कहते रहते हैं, एक्चुअली पुलिस इज़ अ फोर्स and all the command should know what their commander is saying, and if they are unable to understand they should actually find a way out या किसी और ग्रुप को ज्वाइन करें अगर उनके दिमाग में किसी भी किस्म की खाम ख्याली है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। बशर्ते से मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।